जेई मेंस का पेपर अगर आपने देखा हो, जेई मेंस का, तो जेई मेंस के पेपर के अंदर कल वही क्वेश्चन आ रखा था जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि स्यूडो फोर्स लगती है। जब आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे होते हो तो आपको अपनी एक्सेलरेशन आसपास की चीजों में नजर आती है और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आगे एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपके हिसाब से चीजें कहां पर एक्सेलरेट कर रही है, पीछे। जैसे मैं अगर यहां पर आगे जाऊंगा तो ये लैपटॉप कहां की तरफ को आएगा, मेरी तरफ आएगा। अगर मैं आगे एक्सेलरेट करता हूं तो ये लैपटॉप मेरी तरफ एक्सेलरेट करेगा क्योंकि मैं लैपटॉप की तरफ एक्सेलरेट कर। और अगर मैं ये सोचूं कि लैपटॉप पे कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है तो वो गलत बात है क्योंकि इस लैपटॉप के पीछे तो कोई पर्सन नहीं था। लेकिन लैपटॉप की अगर एक्सेलरेशन नजर आ रही है तो मुझे ये मानना पड़ेगा, देखो इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है कि इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, तभी तो ये मेरे पास एक्सेलरेट हुआ। मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस लैपटॉप की तरफ को जा रहा हूँ तो ये लैपटॉप भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेरी तरफ को आ रहा है। और मैं क्या बोलूंगा कि इस पे एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स क्या होगी, मास ऑफ द लैपटॉप इनटू एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, मेरी तरफ, क्योंकि ये रियल नहीं है, क्योंकि मेरे को इस लैपटॉप के पीछे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ लेकिन यार कोई इंसान तो नहीं है जो फोर्स लगा रहा है, कोई एजेंसी तो नहीं है। तो मैं बोलूंगा जो मुझे एक्सेलरेशन नजर आ रही है वो एक फॉल्स फोर्स का ट्रिगर क्रिएट कर रही है और इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, स्यूडो फोर्स, एपरेंट फोर्स, फॉल्स फोर्स। दिस इज नॉट द रियल फोर्स। रियल फोर्स के पीछे एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है जिसके पीछे की एजेंसी, कौन फोर्स लगा रहा है वो दिखाई देता है कि कौन फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है ये दिखाई देता है। अच्छा वो आदमी लैपटॉप पे फोर्स लगा रहा है तो लैपटॉप मेरे पास आ रहा है, ये रियल है। लेकिन मैं लैपटॉप की तरफ को जा रहा हूं तो लैपटॉप मुझे एक्सेलरेट होता हुआ नजर आ रहा है, इसके मुझे एक फॉल्स अलार्म सिग्नल मेरे दिमाग में आता है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम ऐसी फोर्सेस को क्या बोल देते हैं, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स आपको हमेशा एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर ही नजर आएगी और ये हमारे पास टीचर इसको यूज करता है। और टीचर अगर इस चीज को यूज करता है तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, इसका मतलब साफ हमें समझ में आता है कि हम इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के नहीं जा सकते। अब देखते हैं किस किस के ऊपर स्यूडो फोर्स लगती है। जैसे अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ हूं और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो मेरे पे सूडो फोर्स नीचे लगी। बच्चा बोलता है क्यों, क्योंकि मैं लिफ्ट का पार्ट नहीं हूं। मैं लिफ्ट का पार्ट हूं नहीं, क्योंकि लिफ्ट अगर रुकेगी तो मैं लिफ्ट से बाहर निकल जाऊं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर। सूडो फोर्स समझने का तरीका क्या है बच्चे, एक जो आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम की वजह से आपके ऊपर क्या लगती है, सूडो फोर्स लगती है। जैसे कि अगर आप लिफ्ट के अंदर बैठे हुए, याद करना यहां पर मेरे पास एक विंग मशीन है और आप यहां पर इस लिफ्ट के अंदर अगर बैठे हुए हो और ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर गई। अब लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो लिफ्ट आपको कहां पर जाता हुआ दिखेगी बच्चे, नीचे। यस और नो, अगर मैं लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो उसकी सराउंडिंग्स नीचे जाएंगी। अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम से देखता हूं तो आपके ऊपर एक फोर्स mg लग रही है, आपके ऊपर लिफ्ट की वजह से एक me भी लगेगा। नाउ दिस इज द स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स किसके हिसाब से बच्चे, लिफ्ट के हिसाब से। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, n। अब लिफ्ट के हिसाब से आप चल रहे हो कि रुके हुए हो, तो आप तो रुके हुए हो। आप तो लिफ्ट बोलेगी कि मैं चल रही हूँ, ये आदमी रुका हुआ है और इस पे मेरी वजह से एक सूडो फोर्स लग रही है। और यहां पर बताओ अगर मैं देखता हूं तो एन किसके बराबर है, शाबाश बता दो, mg प्लस ऑफ m। तो n आपके पास क्या आ जाएगा, mg प्लस ऑफ a। अब याद करो क्या ये चीज मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, यस सर। और सेम रिजल्ट आया, लेकिन किसके हिसाब से, सूडो फोर्स। देखो सूडो फोर्स के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़े। जब भी बच्चे, जैसे ये कमरा अगर एक्सेलरेट करेगा तो जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, अब मैं इस कमरे का पार्ट हूं तो बच्चा बोलता है हाँ, मैं बोलता नहीं,
मेरी मर्जी है, मैं उठूंगा और कमरे से बाहर चला जाऊंगा। क्या ये सोफा इस कमरे का पार्ट है? नहीं। लेकिन क्या बच्चे हमारे पास इसमें जो पंखा लगा हुआ है वो कमरे का पार्ट है? यस, क्योंकि कमरे के साथ जोड़ दिया गया, टाइट कर दिया गया। लेकिन अगर ये पंखा रस्सी से लटका होता तो नहीं। आपको सोचना पड़ेगा। क्या ट्यूबलाइट कमरे का पार्ट है? यस, क्योंकि कमरे के दीवारों के साथ जोड़ दिया गया। और जैसे ये कमरा आगे एक्सेल, मैं पीछे जाऊंगा ऐसे करके, तो मैं पीछे जा रहा हूं, तो आप बोलोगे सर आप पीछे क्यों जा रहे हो? मैं बोलूंगा यार मेरे को झटका लगा। आप बोलोगे कि सर आप पे तो किसी ने फोर्स नहीं लगाई। तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का दिया। तो आप ये बोलोगे कि सर आप पे स्यूडो फोर्स हुई, क्योंकि आपको वो इंसान नजर नहीं आ रहा ना कि मेरे को किसने धक्का दिया या मेरे को आगे किसने धक्का दिया। अगर कोई आदमी धक्का देता है तो हम ऐसे गिरते हैं, और ये कमरा एक्सेलरेट करता है तब भी हम बच्चे हमको झटका लगता है। ऐसा क्यों है? या हम ऐसे जाते हैं या ऐसे जाते हैं, जैसे कमरा बच्चे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है या वेलोसिटी को चेंज करता है। तो हमारे पास यहाँ पर हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चे? स्यूडो फोर्स। दिस इज नोन एज टू बी द स्यूडो फोर्स। ये बच्चे हमारे पास स्यूडो फोर्स आपके पास बन जाती है। तो स्यूडो फोर्स के लिए हमको यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फ्रेम नजर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बड़े वाला ब्लॉक है, फोकस करें, कैपिटल एम के जी और ये बच्चा हमारे पास स्मॉल एम के जी। ये अगर कैपिटल एम मास आगे एक्सेलरेट करता है तो बताओ छोटे एम मास के ऊपर स्यूडो फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगा? बैकवर्ड पीछे की तरफ, हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, फोकस करना। ये क्वेश्चन भी आपको जेईई मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो आपको सेम क्वेश्चन, जैसा कल मैंने आपको गाड़ी वाला क्वेश्चन करवाया और देखो गाड़ी वाला क्वेश्चन आ गया। फर्क सिर्फ कितना है, मैंने आपको करवाया टेंजेंट थीटा एक्सेलरेशन अपॉन जी, और वो एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ले रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर। बस इतना फर्क था। बाकी रिजल्ट आप देखेंगे उसने वैसे ही बनाए जैसे मैंने क्लास के अंदर बनवाए थे, अगर आप डायग्राम देखें। इस वजह से सक्सेस रेट, जिसको ये बोलते हैं बच्चे कि हमारे पास सक्सेस रेट आपके पास बड़ी हाई हो जाती है जब आप बड़े ढंग से काम करते हो, राइट क्वेश्चन को चूज करते हो क्लास के अंदर और क्लास के बाद। कि आप राइट क्वेश्चन, जो आने वाले क्वेश्चन वो करो। मैं आलतू फालतू क्वेश्चन करता रहूंगा उसका कोई फायदा नहीं। मेरे को वही क्वेश्चन करने जो टीचर पूछता है भाई। सिंपल। मैं यहाँ पर आपके लिए भाई दुनिया की सबसे ऐसी बुक लेके आ जाऊं, सर क्वेश्चन तो बड़े अच्छे हैं लेकिन क्या एग्जाम में आते नहीं? वो पता नहीं एग्जाम में आते कि नहीं आते। आपने अल्टीमेट तो एग्जाम को क्लियर करना है, आपने एग्जाम के ऊपर काम करना। तो ये हमारे पास मास आ गया एम के जी। अब फोकस करना, यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेज लग जाती है? नॉर्मल रिएक्शन एम। यहाँ पर मेरे पास क्या लग जाता है? एम जी लग जाता है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? आपके पास एम जी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? एम जी साइन ऑफ थीटा। अब मजेदार चीज है, ये मजेदार चीज है कि अब आप इंक्लाइंड प्लेन को एक्सेलरेट करते, मैं सडनली इस इंक्लाइंड प्लेन को जमीन पे खींचना शुरू कर देता हूं with the acceleration of a meter per second square, with the acceleration of a meter per second square। अब बताओ इसके इंक्लाइंड प्लेन के एक्सेलरेशन की वजह से आपके इस छोटे से मास के ऊपर स्यूडो फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी? बताओ कहाँ पे लग जाएगी? बैक डायरेक्शन, बिल्कुल 180 डिग्री पीछे लगती है। एक्सेलरेशन आ गया तो सूडो फोर्स पीछे, और ये सूडो फोर्स एम ए आ जाएगी। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। जल्दी बोल दो बच्चे, आपके पास एम ए के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे? शाबाश बताओ। एम ए कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा? एम ए। अब यहाँ पे टीचर क्या बोलता है? आपको टीचर बोलता है कि इस इंक्लाइन प्लेन के एक्सेल रेट से करने से बच्चे दे बॉडी, जो बॉडी है बच्चे हमारे पास, दे बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, दे बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम। ये बॉडी कौन सी बॉडी बच्चे हमारे पास? ये एम मास की बॉडी इक्विलिब्रियम पे। जैसे आप इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेट करते हो ये बॉडी ना तो नीचे गिरती है ना ऊपर जाती है।
तो मुझे बताना है बच्चे इसके अंदर से कि इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो सकती है। अगर मान लिया जाए कि मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बताओ क्या क्या आ जाएगा। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है। अब बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन क्या अब mg cos थीटा के बराबर रहा कि ये भी चेंज हो गया, तो आंसर है ये भी चेंज हो गया। अब बताओ mg cos थीटा के साथ साथ ये क्या बन गया, शाबाश बताओ, ma MA sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर नहीं होता है, ये कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कांटेक्ट फोर्स है कि कांटेक्ट किस फोर्स की वजह से, किस वजह से कांटेक्ट हो। प्लेटफॉर्म ये फ्लोर हमको बच्चे देता है, ये फ्लोर हमको देता है नॉर्मल रिएक्शन। और इस बॉडी के ऊपर आगे की तरफ क्या लग रहा है, शाबाश बताओ, mg sin थीटा। और बैक डायरेक्शन में बताओ कौन सी फोर्स लग रही है, शाबाश बताओ, ये मेरे पास लग जाएगी ma cos थीटा। ये हमारे पास m है। तो हमको ये बात समझनी है कि यहाँ पर ये बॉडी बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे। सो एक्स एक्सिस के लिए बताओ क्या इक्वेशन बनाओगे, शाबाश को बच्चा बता। मैं एक्स एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन बना दूंगा, ma cos थीटा, इसका मतलब किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ बच्चे यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया, शाबाश बताओ, a अपॉन। अब याद करो कल हमने क्वेश्चन जब खत्म किए थे सुबह 8 बजे, तो बच्चे हमने ये रिलेशन निकाला। जो मॉर्निंग के अंदर पेपर हुआ जे मेंस के अंदर, जो 1-2 घंटे के बाद पेपर होना था, वो 2 घंटे के बाद पेपर में यही क्वेश्चन है। और आज जो हमने पहला क्वेश्चन उठाया उसमें भी यही एक रिलेशन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a अपॉन जी। अब इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेमोराइज करना पड़ेगा। और वाई एक्सेस पे भी ये बॉडी रेस्ट के ऊपर है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो आप बताओगे एन किसके बराबर है। तो एन बच्चा हमारे पास है mg cos ऑफ थीटा प्लस ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा ma इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इस वजह से ये बॉडी किसके ऊपर है, हमारे पास इक्विलिब्रियम। जब आप एक्सेलरेशन दोगे बच्चे विच यू विल गिव टू द इंक्लाइंड प्लेन, जो कि आप यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन को क्या दोगे बच्चे, एक्सेलरेशन दोगे। तो जो बॉडी उस पर रखी हुई है उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाएगी, यू विल फाइंड दैट कि उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाएगी, एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट स्कूल के टीचर ज्यादा यूज नहीं करते, मैं आपको एक बात और क्लियर करूं, सूडो फोर्स आपके स्कूल के टीचर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है, फोकस करते हैं। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साथ एक और ब्लॉक है बच्चों, फोकस करना, फोकस करना, आज आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी। और बड़े वाला ब्लॉक आगे एक्सेलरेट कर रहा है, बड़े वाला ब्लॉक कहां पर एक्सेलरेट कर रहा है, आगे। बड़े वाला ब्लॉक अगर आगे एक्सेलरेट कर रहा है, बड़े वाला ब्लॉक, छोटा नहीं बच्चे, और इसका मास है कैपिटल एम और इसका मास है स्मॉल एम, इसका वेट है mg, आपके पास नीचे की तरफ को लगेगा। अब बताओ बच्चे कि बड़े वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन की वजह से ये छोटे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी, शाबाश बताओ, बैक डायरेक्शन के अंदर सूडो फोर्स। जैसे इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी ma, सूडो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, इस बड़े ब्लॉक के ऊपर, वैसे बच्चे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जैसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, शाबाश बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। देयरफॉर यहाँ पर बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास मास इनटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, एक्सेलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगी, मास इनटू आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मुझे एक चीज पता लग गई, सूडो फोर्स। जब भी आप एक सिस्टम को चलाओगे तो उस पर रखी हुई चीजें जो उससे अलग है उन पे सूडो फोर्स लगती है। ये मास इससे जुड़ा नहीं हुआ, रखा हुआ। अगर मेरे पास वही इंक्लाइंड प्लेन आ जाए जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, अब देखना मैं क्वेश्चन को चेंज करूं,
ये मेरे पास यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इंक्लाइंड प्लेन आ गया, ऐसे करके ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इंक्लाइंड प्लेन आ गया। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैंने यहाँ पर मास को रख दिया ऐसे, और हमारे पास अब ये कहां पर एक्सेलरेट कर रहा है ये भी देखो बच्चे। अब ये इंक्लाइंड प्लेन को मैं पीछे एक्सेलरेशन दे रहा हूं, कहां पर एक्सेलरेशन दे रहा हूं, पीछे, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से फोर्सेज आ जाएंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन है n, अगर इसका मास मेरे पास m kg का है तो बताओ आपके पास यहाँ पर क्या लग जाएगा, दिस विल बी mg, ये हमारे पास mg cos ऑफ थीटा, mg sin थीटा, आई एम सॉरी नॉट cos थीटा, mg sin थीटा, और ये mg cos थीटा। क्या इस बॉडी के ऊपर कोई सूडो फोर्स लगेगी, यस और नो? क्या इस बॉडी पे कोई सूडो फोर्स लगेगी? यस सर। और कहां पर लगेगी सूडो फोर्स बताओ? ये ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में जाएगी। तो हमारे पास ये बॉडी पे सूडो फोर्स यहाँ पे लग जाएगी। अब देखते चलते, ये एंगल थीटा, ये मेरे पास m है। अब मेरे पास सूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, बताओ कौन कौन से? यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, ma cos ऑफ थीटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m आपके पास a इंटू साइन थीटा। मजा तो अब आने वाला। देखो थोड़ी देर के पहले मैंने सेम सिचुएशन कराई, और यहाँ पर ये एक्सेलरेट कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसकी वजह से सूडो फोर्स यहाँ पे लग रही थी, ये सूडो फोर्स थी, और ये सूडो फोर्स के कंपोनेंट्स बने, जिसकी वजह से बॉडी किसके ऊपर थी, इक्विलिब्रियम पे, यानी कि वो इस इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट पे थी। आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे बताओ बच्चे? जब आपकी, जिसको बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं, कोई भी आपके पास बच्चे ऐसा सिस्टम है, सपोज आपकी गाड़ी ही है, उस गाड़ी का शीशा एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, यस और नो? उस गाड़ी का शीशा इंक्लाइंड प्लेन होता है, यस और नो? बिल्कुल, क्योंकि वो एक एंगल के ऊपर होता है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो अगर आप वहां पर उस गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो और वहां पर आप एक छोटी सी, जो है बच्चा हमारे पास वहां पर ड्रॉप रख दे, किसी ऑब्जेक्ट को रख दे, तो आपको कई बार लगता है कि वो ऑब्जेक्ट वहां पर स्टेशनरी हो गया, वो ऑब्जेक्ट वहां पर स्टेशनरी हो गया, ना तो वो ऑब्जेक्ट शीशे पे नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह बच्चे हमको सूडो फोर्स नजर आती है। लेकिन अब सिचुएशन चेंज है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, what is the acceleration of the block? ये बच्चा हमारे पास इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी इंक्लाइन प्लेन, सच दैट, ताकि बच्चे हमारे पास सच दैट द मास m kg, ये वाला जो मास है, द मास m kg लीव्स आ जाएगा, या टीचर बोलेगा लूजेस कांटेक्ट, बच्चे हमारे पास के कांटेक्ट आपके पास लूज कर रहा है विद द इंक्लाइंड प्लेन, विद द इंक्लाइंड प्लेन, विद द इंक्लाइंड प्लेन, विद द इंक्लाइंड प्लेन। अब याद रखना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास ये है, अगर टीचर कभी भी लीव कांटेक्ट या लूजेस कांटेक्ट वर्ड यूज करता है, लीव कांटेक्ट या लूजेस कांटेक्ट वर्ड यूज करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन को मुझे इक्वेशंस के अंदर जीरो पुट करना, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से आता है, कांटेक्ट की वजह से, और अगर हम कांटेक्ट को ब्रेक कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना चाहिए। अब देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है, ऊपर मेरे पास दो फोर्सेज लग रही हैं, नॉर्मल रिएक्शन और ऊपर साइन थीटा, और नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, शाबाश बताओ, mg cos थीटा। अब मैं ये वाली फोर्सेज नहीं भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा चालाक भी बनना है। ये नहीं है बच्चे कि मैं हर क्वेश्चन का डायग्राम पूरा का पूरा, मेरे को जहां पर रिक्वायरमेंट है मैं उससे जो है बच्चे उसी पे काम करने की कोशिश करूंगा।
मैं उसी पे काम करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन जीरो करना है, मुझे और कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन वाली एक्सेस को उठाया। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? एम ए साइन थीटा प्लस ऑफ एन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? जी cos theta. यहाँ पर आप नॉर्मल रिएक्शन को क्या पुट कर दीजिए बच्चे, शाबाश बताओ, जीरो। जीरो। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को जीरो पुट कर दोगे तो क्या चीज आ जाएगी बताओ, शाबाश। तो जीरो प्लस, क्यों, वाई? यहाँ पर मैं फिर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्यों लग रहा है? तो इसका आंसर मैं बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे, टीचर खुद क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि मास एम के जी लूज कर रहा है कांटेक्ट, तो जहां नॉर्मल रिएक्शन आएगा हम उसकी वैल्यू डाल देंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा? एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल। अब बताओ कि आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बताओ कॉस अपॉन साइन क्या था? कॉट। तो इसका tan Cot. थीटा। आपकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी? जी कॉट थीटा। देखो सेम क्वेश्चन लेकिन आंसर कितना डिफरेंट है। यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर है? अगर आप देखो ध्यान से तो जी टेन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें एक्सेलरेशन है जी टेन ऑफ थीटा। और Yes sir. अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी एक्सेलरेशन क्या है? जी कॉट थीटा। पहले वाले केस में इंक्लाइंड प्लेन कहां पर जा रहा था? आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे। और यहाँ पर ये बॉडी किस पे रुकी हुई है? इक्विलिब्रियम पे। यानी कि ये बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर। और हमारे पास दूसरे केस में यही इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, और यहाँ पे टीचर बोल रहा है कि ये एक तो राइट हैंड साइड पे गया और दूसरा यहाँ पर इस मास ने कांटेक्ट को क्या कर दिया? लूज कर दिया। यानी कि ये ऑब्जेक्ट किस में चलेगी बच्चे? आपके पास एयर, हवा के अंदर चलेगी। यह ऑब्जेक्ट बच्चा हमारे पास एयर, यानी कि बच्चे आपके पास किसके अंदर चलेगी? हवा के अंदर। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो कुछ मुश्किल चीज थोड़ी ना। सेम देखो यहीं पर आपके अच्छे या बुरे का फैसला होता है, बढ़िया या उसका फैसला होता है बच्चा हमारे पास कि हम क्वेश्चन कैसे करने जा रहे हैं। अगर मैं रट्टा मारूंगा तो मेरे लिए एक ही क्वेश्चन है, और मैं समझने जाऊंगा, मुझे समझना है, मुझे समझना है, मुझे सीखना है, मुझे compete करना है किसी के साथ। और मैं इतनी तो गारंटी बच्चा आपको देता हूं कि अगर मेरे क्लास रूम को आप ध्यान से देखें, आपको वही क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया। ये मैंने +2 वाले बच्चों को भी करवाया। कल प्रोजेक्टाइल का भी सेम क्वेश्चन आ रखा था कि एक हवाई जहाज अगर 20 स्पीड से चल रहा है, उससे अगर बॉम्ब रिलीज करता है तो ये बच्चे मैंने आपको बताया था कि वो बॉम्ब आपके पास क्या कौन सा पाथ लेता है बच्चा? हमारे पास वो एक पैराबोलिक पाथ लेके नीचे गिरता है। सेम क्वेश्चन। ऐसे ही एक बच्चे ने एक बारी क्लास के अंदर मुझसे डाउट पूछा था। वो डाउट मैंने जैसे उस बच्चे का लिया, कल वो बच्चा बोलता है सर सेम क्वेश्चन, वर्डिंग्स भी नहीं चेंज हुई, सेम क्वेश्चन जो है क्लासरूम के अंदर जो पूछा गया था उस बच्चे से, वो कल पेपर में आया था। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि देखो ये तरीका है। सूडो फोर्स बच्चा हमारे पास यहाँ पर आती है। देखिए सूडो फोर्स हर जगह, जहां पर आप एक्सेलरेट करते हैं वहां पर बच्चे उस बॉडी के ऊपर सूडो फोर्स लगेगी, जो बॉडी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है बच्चा हमारे पास, जो बॉडी आपके पास उस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में प्रेजेंट है, तो उन सब पे सूडो फोर्स लगती है। अब चलते हैं आगे बच्चे। तो ये हमारे पास सूडो फोर्स, लेकिन सूडो फोर्स खत्म नहीं हुई है। याद रखना ये चीजें ओपन अप हो गई हैं और ये +2 तक चलती हैं बच्चे। जिस बच्चे का सूडो फोर्स, अब जो चैप्टर शुरू हुआ है बच्चे, ये चैप्टर पे अगर तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी होगी तो आप याद रख लेना, आपके +2 का पहला चैप्टर, आपके +2 का जो 4th चैप्टर है बच्चे, वो फोर्सेस के ऊपर ही बेस्ड है +2 का। और जितने अच्छे से आपको ये यहाँ पर समझ में आया उतने बढ़िया क्वेश्चन आपके वहां पर हो पाए। ओके, अब ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर बच्चे अब हम यहाँ पर एक पॉइंट करते हैं जो कि
आज जगजोत का भी जिसको बोल सकते हैं एक कॉन्सेप्ट था बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ठीक है जगजोत, Yes, द sir. कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चे हमारे पास क्या कहता है बच्चे, याद रख लेना, ये हमको ये कहता है बच्चे, इफ द external forces, if the external forces, if the external forces are number one, absent from a system, absent from a system, absent from a system, ये बच्चा हमारे पास एक सिस्टम से एब्सेंट है। और नेक्स्ट वन, the sum of all the external forces, sum of all the external forces is equal to 0। या तो बच्चा हमारे पास सारी एक्सटर्नल फोर्सेस आप गायब कर दीजिए किसी सिस्टम में से, या फिर हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस तो हैं लेकिन वो सब ऐड होकर उनका सम किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। The internal forces may or may not be present। जो हमारे पास इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फोर्सेस may or may not be present, 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 then बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, then the sum of linear momentum, the sum of the linear momentum of all the bodies, of all the bodies, all the bodies, all the bodies, all the bodies remains constant, remains constant, remains constant, remains constant, remains constant in the system, in the system। ये बच्चा हमारे पास क्या रहता है, remains the system। जो आपका लीनियर मोमेंटम है बच्चे, उनका सम आपके पास कांस्टेंट रहेगा। ये बच्चा हमारे पास, इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब है जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक बॉडी का मोमेंटम बढ़ रहा है तो दूसरे का अपने आप कम हो जाएगा, ताकि सम क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, फोकस करने, और इसका मोमेंटम मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है, P1 के बराबर है। मेरे पास यहाँ पर दूसरी बॉडी जिसका मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर P2, मेरी बात समझो, जिसका मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, P2 के बराबर। यहाँ पर ये हमारे पास P1 के बराबर है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर P2 के बराबर। ये हमारे पास आ गया A और ये आ गया B। सपोज ये इनिशियल बात, सपोज इन दोनों बॉडीज में कोलिजन होगी और बच्चा हमारे पास बाद के अंदर इनका मोमेंटम चेंज होगा। ए का मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, P1। यानी कि इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। आपके क्या इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। क्यों बिल्कुल चेंज होंगे, कोई दिक्कत वाली बात। इंडिविजुअल मोमेंटम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हो सकता है बच्चा हमारे पास जब इनकी आपस में कोलिजन हो रही थी, ये बच्चे कोलिजन हो रही है, तो हमारे पास 2 1 के ऊपर फोर्स लगा रही थी, फोर्स ऑफ 1 into 2, ये एक्शन हुआ। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या हो गया, रिएक्शन। जब एक्शन और रिएक्शन हुआ तो आपका इंडिविजुअल मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन ये फोर्सेस हमारे पास इंटरनल, यहाँ पर मैं अगर एक फोर्स को एक्शन मानता हूं तो दूसरी फोर्स अपने आप क्या बन जाती है, रिएक्शन। रिएक्शन बन जाती है। एक फोर्स मेरे पास एक्शन है तो दूसरी अपने आप रिएक्शन है। और हमारे पास ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, या हमारे पास बोलता है P1, देखो मैं वेक्टर साइन भी लगा रहा हूं, और P2, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस काम कर रही है, एक्सटर्नल नहीं। तो P1 डैश प्लस ऑफ मेरे पास P2 डैश। देखो सम बराबर होना चाहिए। इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो रहा है, यस इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर कोई टीचर बोले क्या इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन क्या जो सम है वो कभी चेंज होगा, तो आंसर है सम कभी चेंज नहीं होगा। सम हमेशा क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट।
it will be the sum of linear momentum of all the bodies remains constant in this system. इस सिस्टम में P1 + 2 जो आ गया वही बाद में P1 डैश और P2 डैश का सम होगा। और याद रखना ये कौन सा सम होगा हमारे पास, याद रखना बच्चे, वेक्टर सम। दिस इज द वेक्टर सम। इस लॉ की हमारे पास यहाँ पर ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, इसकी ज्यादा एप्लीकेशन कोलिजन चैप्टर के अंदर। बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया बच्चा हमारे पास इसकी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बच्चा आपको कुछ एक क्वेश्चंस करवाने के, जिससे आपको यहाँ पर क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर मुझे क्या पता लगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या इन द सिस्टम, इन दिस सिस्टम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो F21 जो फोर्स लग रही है वो नेगेटिव ऑफ F12 है हमारे पास, यही तो होगा। सोच के देखो, ये एक्शन हुआ तो ये रिएक्शन हुआ, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल है और ऑपोजिट है, तो मैंने लिख दिया ऐसे। फोर्स हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर इसको ऐसे कर लो F21 प्लस ऑफ F12। बताओ दोनों फोर्सेस का सम क्या हो गया? 0 हो जाएगा। और आपके पास F21 क्या है बच्चे? रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। ये किसके ऊपर फोर्स लग रही है? F21 किसके ऊपर लग रही है? हमारे पास टू बॉडी के ऊपर, जिसका मोमेंटम हमारे पास P2 था, जिसका मोमेंटम P2 था, तो यहाँ पर P2 आ जाएगा। और प्लस ऑफ F12 किसके ऊपर लग रही है? ये हमारे पास P1, तो ये P1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर मैं d/dt इसमें से कॉमन निकाल दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? P2 प्लस ऑफ P1, और इनकी डिफरेंशिएशन 0। बताओ किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन 0 कब होती है? अगर किसी चीज की डिफरेंशिएशन 0 आ रही है तो इसका मतलब ये टर्म आपके पास क्या है बच्चा? हमारा कांस्टेंट। इसी वजह से बोला जाता है कि P2 प्लस ऑफ P1 हमारे पास कांस्टेंट। इस वजह से बच्चा हम क्या बोलते हैं कि P2 और P1 हमारे पास यहाँ पर क्या कांस्टेंट है। P1 और P2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। सिंपल सी बात, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। तो हमारे पास, लेकिन याद रखना बच्चे, इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकता है, सम आपके पास कांस्टेंट रहेगा सम। जैसे मैंने आपको फिर एक बात बता दूं बच्चे, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपको क्वेश्चन करने का मजा नहीं आएगा। और रीजन क्या है? क्योंकि इसके अच्छे क्वेश्चन कोलिजन चैप्टर के अंदर। और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई क्वेश्चन आता है हमने हैंडल कैसे करना। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ के साथ जुड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर कोई टीचर बोलता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किससे निकलता है, तो आप बोलोगे न्यूटन थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ से हमारे पास यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज कि बच्चा हमारे पास इस तरीके से, आपके पास एक गन है बच्चा, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, आपके पास यहाँ पर एक गन है, और हमारे पास इस गन के अगर इसके अंदर एक बुलेट रखी हुई है। अब बताओ गन और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0, बिल्कुल 0 था। जो बुलेट है बच्चे उसका मास मेरे पास स्मॉल m kg, जो गन है उसका मास मेरे पास कैपिटल M kg, ये आपके पास है। सपोज कि यहाँ से बुलेट को फायर किया जाता है और ये बुलेट आगे जाती है विद द स्पीड ऑफ e मीटर पर सेकेंड, तो टीचर बोलता है व्हाट विल हैपन नाउ। देखो मोमेंटम को 0 करना है, क्योंकि जब बुलेट को गन के अंदर रखा गया था तो मुझे बताओ कि इनिशियल मोमेंटम क्या था बच्चे हमारे पास? इनिशियल मोमेंटम अगर मैं बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट ये 0 था बच्चे हमारे पास। क्यों 0 था बच्चे? बुलेट गन के अंदर रखी हुई है, चल थोड़ी ना रही। और बच्चे मोमेंटम ऑफ द गन ये भी हमारे पास क्या था बच्चे? शाबाश 0। और मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन, इन दोनों का सम बच्चा हमारे पास किसके बराबर था? शाबाश बता दो, 0 के बराबर। ये बच्चा हमारे पास 0 के बराबर। अब जैसे आप बुलेट को फायर करोगे, जैसे आप बुलेट को फायर करोगे तो बताओ
आपके पास फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश। मास ऑफ द बुलेट इनटू ए। अब ये ए स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं, याद रख लेना, ये स्पीड है। अब एक बात सोचो, एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं बच्चे कि यहाँ पर बुलेट जो है सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, लेकिन अगर बुलेट मोमेंटम गेन करेगी तो बताओ मोमेंटम को जीरो करने के लिए, अब एक ने पॉजिटिव मोमेंटम गेन कर लिया तो मोमेंटम को जीरो गेन करने के लिए, जीरो बनाने के लिए गन कहाँ की तरफ को जाएगी बच्चे? बताओ शाबाश। गन आपके पास पीछे की तरफ। अगर बुलेट पॉजिटिव मोमेंटम गेन करेगी तो ये गन नेगेटिव मोमेंटम गेन करेगी, और हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम ऑफ द गन किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी, मान लेते कि इसकी स्पीड मेरे पास b मीटर पर सेकेंड है, तो हमारे पास एम ए है और ये आई कैप की तरफ है पॉजिटिव, तो हमारे पास हमें नहीं पता तो हम इसके साथ एम बी लगा देते, छोड़ देते इसको, कोई बात नहीं। तो अब इन दोनों का भी फाइनल वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? जीरो। सो देयरफॉर मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एम ए प्लस ऑफ एम बी इज इक्वल टू जीरो। और मेरे पास यहां पर ये कैपिटल एम लिखना था, आई एम सॉरी, ये कैपिटल एम, तो आपके पास कैपिटल एम बी इज इक्वल टू माइनस एम ए, तो बी इज इक्वल टू माइनस एम ए अपॉन कैपिटल एम। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जल्दी से बताएं बच्चे, हमारे पास ये आपके पास क्या आ जाएगी? रिक्वाइल वेलोसिटी। ये जगजोत हमारे पास क्या आ जाएगी? शाबाश बताओ बच्चे, रिक्वाइल, जिससे बच्चे आपके पास आपके गन को पीछे की तरफ को झटका लगता है। ये आपको पता भी, ये आपको पता है क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना, जीरो करना। और ये नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है? शाबाश बताओ। नेगेटिव साइन ये बताता है बच्चे हमारे पास कि अगर बुलेट फॉरवर्ड चल रही है तो यहाँ पर गन कहाँ की तरफ को रिक्वाइल करेगी बच्चे? आपके पास बैक डायरेक्शन। जब आप किसी बोट से आगे की तरफ को जंप लगाते हैं तो बोट कहाँ की तरफ को जाती है बच्चे? पीछे। और ये भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? आपके पास कंजर्वेशन, ये बच्चे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मेरी अपनी एक पर्सनल, मैं अभी आपको शायद से कल कुछ क्वेश्चंस दिए बच्चे, मैंने आपको, हाँ या ना? यस सर। अच्छा यस सर। अब कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इतना सही है। इसके बाकी चीजें मैं एक शीट बना रहा हूं उसके अंदर से, क्योंकि जगजोत का लगा मेरे बोलने के बाद नहीं, इसके क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर आ सकते हैं, उसकी मैंने एक शीट बनाई है। क्योंकि इसका ज्यादातर जो वर्जन है वो बच्चे कोलिजन के अंदर है। यहाँ पर आप करोगे तो आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगी सही कि करना क्या है एक्चुअली। इस वजह से बच्चे इसको बाकी हम किस में करेंगे? शीट के अंदर करेंगे। मैंने आपको, और यही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बुलेट आगे गई, गन को कितना मिला, ये हो गया, वो हो गया। इनिशियली मोमेंटम जीरो था तो फाइनल भी क्या होना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। जैसे कि कोई भी आदमी बम फटने की वजह से नहीं मरता है। जब बम फटता है तो उसके टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों के अंदर शीशा होता है, लोहा होता है, या कुछ ऐसा कील होती है। वो कील बच्चे हमारे पास क्या करती है? चारों तरफ फैल जाती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर वो फील नहीं आ पाएगा आपको। अगर मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा तो आपको लगेगा यार स्कूल में तो पूछा नहीं गया। तो मैंने एक शीट बनाई हुई है, पहले से बनी हुई है, जगजोत के बाद नहीं है, पहले से शीट बनी है जिसके अंदर मैं ये आपको करवा पाऊँ। ठीक है बच्चे, पक्का श्योर? यस सर। चलो अच्छा बेटा, आज ये है बेटा, मुझे थोड़ा सा एक मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, और वो ये बच्चा हमारे पास कि अब आपको पता है कि स्कूल वगैरह स्टार्ट होने वाले। मुझे आज जो है बेटा अपने बच्चों के स्कूल निकलना है अभी, तो इस वजह से क्लास का ड्यूरेशन आज थोड़ा सा कम था बेटा। आप होप सो आप, ठीक है, तो मैंने फिर भी मैंने ये कुछ मैनेज किया कि आपकी क्लास मिस ना हो, लेकिन मैंने ये कोशिश किया, मैं कंपनसेट कर दूंगा। तो आप जो है ना, जो मैंने आपको वो दी है, आपको जो शीट दिया वो सॉल्व कर लीजिए आप 20 कर मिनट। तो बेटा आज के लिए थोड़ा सा हम इसको करते हैं बच्चे, वाइंड अप करते हैं। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक प्रॉब्लम और रहेगी, रॉकेट प्रपल्शन प्रॉब्लम। अब वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ मैं कल अगेन उसकी भी शीट बनाई हुई है मैंने। वो सारी चीजें कल हम खत्म करेंगे।
आज मेरी कोशिश थी कि हम फ्रिक्शन कर लेते, पर कोई बात नहीं बच्चे, समटाइम दिस हैपेंस। तो अभी बच्चे मुझे बच्चों के स्कूल जाना है, ठीक है, उनका भी कुछ जो स्कूल वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, शायद से आपके भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज बच्चे मुझे वहां पर अर्जेंट नहीं निकलना पड़ेगा, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है बच्चे। Thank you, चलिए, sir. Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू।